हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सैयद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम BRBL के मॉड्यूल डी में चैप्टर नंबर 28E करेंगे। तो कंपनी के बारे में ये चैप्टर है 28A B C D सारा कुछ, और इसमें हम मेंबरशिप ऑफ कंपनी के बारे में बात करेंगे चैप्टर नंबर 28E में। ओके, इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें, द वर्ड्स मेंबर एंड शेयर होल्डर्स हैव बीन यूज्ड इंटरचेंजेबली इन कंपनीज एक्ट 1956 और न अभी जो है इसको इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 कहा जाता है। ठीक है, तो पहले था कंपनीज एक्ट 1956, अब है इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। तो चाहे जो भी दोनों एक्टों में चाहे शेयर होल्डर्स हो चाहे मेंबर जो शब्द है ये इंटरचेंजेबली, मतलब कहीं मेंबर बोल दिया कहीं शेयर होल्डर्स बोल दिया, एक ही बात समझी जाती थी। एंड जनरली स्पीकिंग एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू केसेस दे आर सिनोनिमस। अगर कुछ केस को छोड़ दिया जाए तो नॉर्मली ये सिनोनिमस होते हैं, यानी मेंबर और शेयर होल्डर्स का एक ही मतलब होता है, दोनों एक दूसरे के समानार्थी हैं। एग्जाम्पल, इन द केस ऑफ कंपनीज हैविंग नो शेयर कैपिटल। अब मान लीजिए कोई कंपनी है जिसका कोई शेयर कैपिटल है ही नहीं, यानी कि कंपनी खोली गई लेकिन कभी उसका शेयर इशू ही नहीं किया गया, तो उस केस में उस कंपनी में मेंबर्स तो होंगे लेकिन शेयर होल्डर्स नहीं होंगे। भाई शेयर होल्डर कहाँ से होंगे? जब आपने कोई शेयर ही नहीं इशू किया है तो वहाँ शेयर होल्डर्स कहाँ से होंगे? सिर्फ मेंबर्स होंगे। अदरवाइज मेंबर्स और शेयर होल्डर्स सिनोनिमस यूज किया जाता है। सवाल ये है, हु इज मेंबर ऑफ अ कंपनी? एक कंपनी का मेंबर कौन कौन होता है? तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 255 ऑफ कंपनीज एक्ट, याद रख सकिए, ठीक है, नहीं रख सकते कोई बात नहीं है, चलेगा। तो कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 255 के हिसाब से मेंबर ऑफ कंपनी का मतलब होता है, पहला, द सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी, यानी कि कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम है ना, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का जो सब्सक्राइबर होगा उसे हम कंपनी का मेंबर मानते हैं। सिंपल से लैंग्वेज में समझ लीजिए, बाकी कहानी तो हम ये देखेंगे ही क्या लिखी हुई है। हु शैल बी डीम्ड टू हैव एग्रीड टू बिकम मेंबर ऑफ द कंपनी, यानी व्यक्ति सब्सक्राइबर जो है मेंबर ऑफ मेमोरेंडम ऑफ कंपनी का जो सब्सक्राइबर है वो एग्री किया हो कि हाँ वो मेंबर बनना चाहता है। ऑन इट्स रजिस्ट्रेशन शैल बी इंटर्ड एज मेंबर इन रजिस्टर ऑफ मेंबर। देखिए, बोल रहे हैं कि जो मेंबर्स होते हैं उनके लिए एक रजिस्टर ऑफ मेंबर बनाया जाता है, मेंबर्स का एक रजिस्टर बनाया जाता है, उसमें इसका नाम इंटर किया जाना चाहिए। इट्स रजिस्ट्रेशन शैल बी इंटर्ड एज मेंबर इन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स के रजिस्टर में इसका नाम रजिस्ट्रेशन किया जाना चाहिए मेंबर के तौर पर। सरल सी भाषा में हमने आपको क्या बताया कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन MOA का सब्सक्राइबर जो होता है वो व्यक्ति कंपनी का मेंबर होता है। दूसरा, एवरी अदर पर्सन हु एग्री इन राइटिंग टू बिकम अ मेंबर ऑफ कंपनी एंड हुज नेम इज इंटर्ड इन इट्स रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। तो हर व्यक्ति, हर वो दूसरा व्यक्ति, मतलब कोई अदर पर्सन है लेकिन इसने लिखित में कहा है कि मैं इस कंपनी का मेंबर बनना चाहता हूँ, और अगर उसका नाम इंटर किया गया है किसके, जो रजिस्टर है मेंबर्स का, उसमें अगर उसका नाम इंटर किया गया है तो हम ये कह देंगे कि हाँ ये जो आदमी है ये उसका मेंबर है। या एवरी पर्सन होल्डिंग शेयर्स ऑफ कंपनी, यानी जो व्यक्ति कंपनी का शेयर होल्डर होता है। देखिए, यही इसीलिए कहा गया था कि जो शेयर होल्डर होते हैं और जो मेंबर होते हैं वो सिनोनिमस होते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति जिसके पास कंपनी के शेयर हैं वो उसके मेंबर होते हैं। एंड हुज नेम इज इंटर, अब यहाँ एक कंडीशन उन्होंने रखी है कि जिसका नाम बेनिफिशियल ओनर के तौर पर डिपॉजिटरी में इंटर किया गया हो, यानी कि व्यक्ति शेयर होल्डर होना चाहिए कंपनी का और उसका नाम बेनिफिशियल ओनर के तौर पर डिपॉजिटरी, रिकॉर्ड ऑफ डिपॉजिटरी में लिखा हुआ होना चाहिए। देखिए, जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदेंगे तो आप बेनिफिशियल ओनर ऑटोमेटिक हो जाता है, उसमें कोई कहने वाली बात नहीं होती है। लेकिन हाँ ये है कि सर्टेन क्राइटेरिया होता है, बेनिफिशियल ओनर केवल उन्हीं को मानते हैं जिसके पास 25% शेयर का कंट्रोल हो या 15% शेयर का कंट्रोल, डिपेंडिंग अपॉन कि पार्टनरशिप है कि कंपनी है कि सोसाइटी है, उसके हिसाब से तो उन्हें बेनिफिशियल ओनर में माना जाता है, अदरवाइज नहीं माना जाता है। ठीक है, तो देखिए कुल मिलाकर के ये हो गए, ठीक है, तीन जो है तरीके के मेंबर्स हो सकते हैं। इनफैक्ट इन केस ऑफ हर्डीलिया यूनिवर्स लिमिटेड वर्सेस रेनू जैन का केस था, ठीक है, ये एक कंपनी थी और ये एक व्यक्ति, एक लेडी हैं जिसका राजस्थान हाई कोर्ट ने निर्णय दिया था। इट वाज हेल्ड दैट मोमेंट द शेयर वर अलॉटेड, जैसे ही शेयर अलॉट किए जाते हैं एंड शेयर सर्टिफिकेट साइन, और शेयर सर्टिफिकेट पर साइन किया जाता है, द नेम इंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर, और व्यक्ति का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में इंटर कर दिया जाता है। द अलॉटी, यानी अलॉटी जिसको शेयर अलॉट किया गया, जैसे यहाँ पर रेनू जैन को अलॉट किया गया था, बिकम द मेंबर एंड शेयर होल्डर, तुरंत ही वो व्यक्ति मेंबर और शेयर होल्डर हो जाता है। इनका मतलब कहने का ये है कि जैसे ही शेयर आपने अलॉट किया,
शेयर सर्टिफिकेट पर सिग्नेचर हुए और रजिस्टर ऑफ मेंबर वाले रजिस्टर में आपका नाम एंट्री हुआ। इतनी प्रोसेस होने के बाद आप तुरंत ही मेंबर और शेयर होल्डर्स बन जाते हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर द अलॉटी रिसीव द शेयर आर नॉट। आपको शेयर रिसीव हुए या नहीं रिसीव हुए उससे मतलब नहीं है, आप शेयर होल्डर्स या मेंबर बन चुके होते हैं। ओके, क्लियर हो गई बात। दिस केस इज रिगार्डेड एज लैंडमार्क जजमेंट इन फील्ड ऑफ कंपनी लॉ। कंपनी लॉ में इसे जो है मतलब एक मील का पत्थर जैसा निर्णय माना जाता है कि मतलब हो सकता है इसमें केस में क्या हुआ होगा हर्डिलिया और रेनू जैन वाले में कि रेनू जैन को जो शेयर थे वो अलॉट मतलब जो है शेयर रिसीव नहीं हुए थे और उस शेयर रिसीव नहीं हुए और कंपनी जो है हाथ पीछे खींच ली। तो उसी पर राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, अगर तुमने जो है शेयर अलॉट किया व्यक्ति को, शेयर सर्टिफिकेट पर साइन किया और उसका है नाम मेंबर के तौर पर रजिस्टर ऑफ मेंबर में अगर एंट्री कर दी, तो चाहे शेयर उसको मिले, रिसीव हो फिजिकली ना रिसीव हो, डीमैट में रिसीव हो ना रिसीव हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ही इज़ अ मेंबर। उसे मेंबर आप मानेंगे और उसको मेंबर होने के सारे फ़ायदे मिलने चाहिए। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी। तो यहाँ हमने बात की किसके बारे में कि जो मेंबर शब्द है और शेयर होल्डर शब्द होते हैं, चाहे कंपनीज एक्ट 1956 रहा हो, चाहे इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 हो, इंटरचेंजेबली अदला बदली में यूज किया जाता था। कुछ केसेस को छोड़ दिया जाए तो ये सिनोनिमस होते हैं, एक जैसे ही होते हैं। ओके, कंपनीज जो है जिनके पास शेयर, एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि कुछ कंपनियां होती हैं जिनका कोई शेयर कैपिटल ही नहीं होता। सोचो कि एक कंपनी आपने बनाई, उसमें 100% शेयर आप ही के पास, आपने कभी किसी को शेयर दिया ही नहीं, तो उस केस में उस कंपनी में मेंबर तो होंगे लेकिन कोई शेयर होल्डर नहीं होगा, क्योंकि हमने 1% किसी को नहीं दे रखा है। ओके, तो उसके बाद में कौन मेंबर होता है कंपनी का, तो कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 255 के हिसाब से जो व्यक्ति मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का सब्सक्राइबर होता है वो मेंबर होता है। कोई दूसरा व्यक्ति जिसने जो है लिखित में कहा हो कि मुझे इस कंपनी का मेंबर बनना है और उसका नाम जो है रजिस्टर ऑफ मेंबर में एंट्री कर दी गई हो, और हर व्यक्ति जिसके पास शेयर होल्डिंग है, जिसके पास शेयर हैं कंपनी के, हर वो व्यक्ति जिसका शेयर हैं वो उसका मेंबर होता है और उसका नाम बेनिफिशियल ओनर के तौर पर डिपॉजिटरी में इंटर कर दिया गया हो, तो ऐसे लोग जो है आपके मेंबर होते हैं। उसके बाद एक केस की बात हो रही है हर्डिलिया यूनिवर्स लिमिटेड वर्सेस रेनू जैन का। राजस्थान कोर्ट ने निर्णय दिया कि अगर जिस मोमेंट पर आपने व्यक्ति को शेयर अलॉट किए, शेयर सर्टिफिकेट सिग्नेचर हो गया और उस व्यक्ति का नाम अगर आपने रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के में एंट्री कर दी, उसका रजिस्टर में एंट्री कर दी, तो उसी समय जो अलॉटी है जिसको आपने शेयर अलॉट किया है ना, अलॉट किया है, वो मेंबर और शेयर होल्डर्स बन जाता है, भले ही उस व्यक्ति को जो अलॉटी है उस व्यक्ति को भले ही शेयर रिसीव हुए हों या ना हुए हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर अगला क्वेश्चन है वेरियस मोड्स ऑफ बिकमिंग अ मेंबर ऑफ कंपनी। अगर आपको कंपनी का मेंबर बनना है तो उसके लिए क्या क्या तरीके अवेलेबल हैं हमारे पास। सवाल ये है कि हम कैसे एक कंपनी का मेंबर बन सकते हैं। जैसे मैं टीसीएस का मेंबर बनना चाहता हूँ कंपनी का, कैसे कर सकते हैं। तो पहला, आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को सब्सक्राइब करना होगा। दूसरा, शेयर अगर आपको अलॉट कर दिए जाए तो उससे मेंबरशिप मिल जाती है। तीसरा, ट्रांसफ़र कर दिया जाए शेयर को। चौथा, शेयर ट्रांसमिशन किया जाए। पाँचवा, मेंबरशिप बाई एक्विंसेंस, और फिर आता है जॉइंट मेंबरशिप के तौर पर बेनिफिशियल ओनर इन रिकॉर्ड ऑफ डिपॉजिटरी। तो इतने तरीके होते हैं जिनकी सहायता से आप जो है कंपनी के मेंबर बन सकते हैं। थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बात करेंगे। पहला है बाई सब्सक्राइबिंग द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अगर आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आप कंपनी के मेंबर बन जाते हैं। कंपनीज एक्ट 1956 और कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड दैट सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन शैल बी डीम्ड टू हैव एग्री टू बिकम अ मेंबर ऑफ कंपनी। यानी कि इनके हिसाब से जो भी व्यक्ति मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को सब्सक्राइब करता है, ये मान लिया जाता है कि वो एग्री कर गया है कि हाँ वो कंपनी का मेंबर बनना चाहता है। हेंस ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी ही शैल बी इंटर्ड एज मेंबर ऑफ कंपनी इन इट्स रजिस्टर ऑफ मेंबर। कंपनी का एक रजिस्टर ऑफ मेंबर होता है, उसमें जैसे ही कंपनी का रजिस्टर होगा, मतलब कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाएगी अपना, तो तुरंत ही उसका नाम मेंबर के तौर पर इस रजिस्टर में एंट्री कर दी जाएगी। दूसरा तरीका है मेंबरशिप बाई अलॉटमेंट ऑफ शेयर। आपको शेयर अलॉट किए जाए, उससे आपको मेंबरशिप मिल जाएगी। अ पर्सन में बिकम अ शेयर होल्डर इफ़ ही एग्रीज टू टेक शेयर इन कंपनी बाई अलॉटमेंट। एक आदमी शेयर होल्डर बन सकता है किसी कंपनी का अगर वो एग्री करे कि हाँ उसे अलॉटमेंट के द्वारा कंपनी के शेयर दे दिए जाएं। सवाल यह है कि अलॉटमेंट क्या है, व्हाट इज अलॉटमेंट। तो ब्रॉडली अगर स्पीक किया जाए, टर्म अलॉटमेंट मीन्स एन अप्रोप्रिएशन बाय डायरेक्टर्स ऑफ शेयर टू एन पर्टिकुलर पर्सन। मतलब कहने अलॉटमेंट का मतलब होता है कि जो डायरेक्टर्स होते हैं उनके द्वारा कंपनी के कुछ सर्टेन शेयर को पर्टिकुलर पर्सन को एलोकेट कर दिया जाना, असाइन कर दिया जाना, अप्रोप्रिएटली दे दिया जाना, वही अलॉटमेंट होता है। तो अगर कंपनी के शेयर आपको अलॉट कर दिए जाते हैं
कंपनी के डायरेक्टर द्वारा, तो उससे भी आपको मेंबरशिप मिल जाती है। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर के थ्रू भी आपको मेंबरशिप मिलती है। इफ़ अ पर्सन बाई शेयर ऑफ अ कंपनी इन द ओपन मार्केट देन ही अप्लाइज टू कंपनी टू रजिस्टर हिम एज ए मेंबर, ही बिकम ए मेंबर ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ हिज नेम। एक व्यक्ति क्या करता है, कंपनी के शेयर खरीदता है ओपन मार्केट में। जैसे आपने बहुत सारे ऐप हैं, जीरोधा वगैरह से मान लीजिए आपने शेयर खरीदा कंपनी का, ठीक है। उसके बाद में आप क्या करिए, कंपनी में अप्लाई कर दीजिए कि मुझे मेंबर बनाया जाए, रजिस्टर मी एज ए मेंबर। और अगर उसका रजिस्ट्रेशन कर देगी कंपनी तो वो मेंबर बन जाता है। इसका मतलब ये हो कि सिर्फ शेयर खरीद लेने से आप मेंबर नहीं बनते, ये बात यहाँ से ऑटोमेटिक निकल कर आती है। आपको क्या करना होगा, अप्लाई करना होगा कंपनी में कि मुझे मेंबर बनाओ, तब मेंबर आप बन पाते हैं। वो भी कब, जब कंपनी आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में एंट्री कर देगी तब। ओके, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, शेयर का ट्रांसमिशन हो जाता है, यानी एक से दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है। ऑन डेथ ऑफ ए मेंबर, अगर कोई मेंबर है उसकी डेथ हो जाती है, इफ़ मेंबर हैज़ नॉट मेड ए नॉमिनेशन फॉर द शेयर, अगर मान लीजिए नॉमिनेशन नहीं किया है जिसकी डेथ हुई है, देन द सर्वाइविंग जॉइंट होल्डर, अगर मान लीजिए दो लोगों ने जॉइंटली खाता खुलवाया हुआ था, एक की डेथ हो गई है तो जो सर्वाइवर है उसको मिल जाएगा, है ना। या मान लो जॉइंट नहीं है, सिर्फ ए ही था और इसने किसी को नॉमिनी नहीं बनाया था, तो उस केस में क्या होगा, हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जो ए का उत्तराधिकारी होगा लीगल तरीके से। देखो, अगर आपके अकाउंट में नॉमिनेशन हुआ पड़ा है तो डेथ क्लेम सेटल करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। आप ब्रांच में जाइए, वो देखेगा कि हाँ नॉमिनी ए की वाइफ बी हैं, सारा पैसा बी के पास गया, काम खत्म हुआ। लेकिन अगर मान लीजिए ए ने नॉमिनेशन नहीं करवा रखा है और उसकी डेथ हो जाती है, उस केस में अब मान लो उसकी वाइफ बी है प्लस उसके 2-3 बच्चे हैं, मान लेता हूँ 2 बेटे और 1 बेटी, अब इन सब की रजामंदी लगती है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रक्रिया हो जाती है यहाँ पर। इसीलिए बेहतर होता है कि नॉमिनेशन जो है ज़रूर करवा के रखना चाहिए। तो वही बोल रहा है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव, लीगल रिप्रेजेंटेटिव मतलब अब जो है ए के जो उत्तराधिकारी, इनको दावा ठोकना पड़ता है, इनको कोर्ट कचहरी के चक्कर थोड़े लगाने पड़ेंगे, वहाँ से उत्तराधिकार नामा बनवा करके लाना पड़ेगा कि हम जेन्युइनली इनके उत्तराधिकारी हैं, मुझे पैसा दिया जाए। ओके, तो वही बोल रहा है कि हैव द राइट टू रजिस्टर देमसेल्फ एज मेंबर। तो शेयर का ट्रांसमिशन हो गया एक तरीके से, यानी कि मेंबर की डेथ हो गई, अगर जॉइंट होल्डर है, जॉइंट अकाउंट होल्डर था तो उसको अलॉट हो जाएगा, वो जो है मेंबर वो बन जाएगा। अगर मान लो जॉइंट अकाउंट होल्डर नहीं है तो उस केस में जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जो उत्तराधिकारी होगा, उसको जो है मेंबर बना दिया जाता है। मेंबरशिप बाय एक्वेंटेंस, तो ये अगला तरीका है, मेंबरशिप बाय एक्वेशंस होता है। एक्वेशंस का मतलब होता है रजामंदी से, मौन तरीके से आपने हाँ सहमति कर दी तो उससे भी मेंबरशिप मिल जाती है। अ पर्सन इज डीम्ड टू बिकम अ मेंबर ऑफ अ कंपनी इफ़ ही अलाउज हिज नेम टू बी पुट ऑन द रजिस्टर ऑफ अ मेंबर। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति अपना नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में लिखने के लिए अलाउ कर देता है तो वो भी व्यक्ति जो है मेंबर बन जाता है। अदरवाइज होल्ड हिमसेल्फ आउट एज ए मेंबर इवन इफ़ देयर इज़ नो एग्रीमेंट टू बिकम अ मेंबर, मतलब अगर कोई एग्रीमेंट भी नहीं हुआ है उसके बावजूद भी वो जो है मेंबर के तौर पर होल्ड करता है। ठीक है, भले ही रिटर्न एग्रीमेंट ना हो, उसने वर्बल तरीके से कह दिया कि हाँ मुझे मेंबर बना दो, उसके बावजूद कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, उसके बावजूद वह मेंबर हो जाएगा। इन सच अ केस ही इज स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग हिज मेंबरशिप, अगर वो उसने ओरल तरीके से कहा है कि हाँ मुझे मेंबर बना लो, तो उस केस में अपनी मेंबरशिप से वो डिनाई नहीं कर सकता, बाद में मना नहीं कर सकता कि नहीं मैंने तो कहा ही नहीं था। ओके, ध्यान रखने वाली बात ये होती है, क्योंकि बाद में लोग मुकर जाते हैं, तो इसलिए मुकरने का वो इलाज है कि आप अगर ओरल भी कह रहे हैं एग्रीमेंट इज नॉट देयर, स्टिल आप मेंबर बना दिए गए। रजिस्टर ऑफ देखिए यहाँ पर रजिस्टर ऑफ मेंबर में आपने लिखने की परमिशन दी है, वर्बल या रिटर्न चाहे जैसे भी, अब आप जो है मेंबर बन चुके हैं, आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। जॉइंट मेंबरशिप के थ्रू व्हेन 2 or more पर्सन होल्ड शेयर्स इन अ कंपनी इन देयर जॉइंट नेम, अब सोचिए 2 लोग हैं, हस्बैंड और वाइफ, दोनों ने मिल करके अपने जॉइंट नेम में कंपनी के शेयर होल्ड किए हैं, तो इसे जॉइंट मेंबरशिप कहते हैं। इन सच अ केस नेम ऑफ मेंबर अपेयरिंग फर्स्ट इज कंसिडर्ड टू बी द मेन मेंबर, है ना। तो फार्मर और सर्वाइवर वाली स्थिति होती है, पहला सबसे पहला अधिकार किसका हो, जो पहला व्यक्ति जिसका नाम पहले लिखा होगा, और फिर अगर वो नहीं रहेगा तब सर्वाइवर की जिम्मेदारी थी। ठीक इसी कॉन्सेप्ट पे ये काम करता है कि अगर मान लो ए प्लस बी का नाम लिखा हुआ है, पहले ए का नाम लिखा है तो ए को ही मेन मेंबर माना जाता है। ओके, मेन मेंबर माना जाएगा, चाहे कोई नोटिस भेजना हो तो ए के पास जाएगा, चाहे डिविडेंड मिलना हो तो ए के पास जाता है ये। ओके, हाउएवर दे ऑल शैल बी ट्रीटेड एज सिंगल मेंबर, लेकिन कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हें सिंगल मेंबर ही माना जाता है, इन्हें सिंगल मेंबर, यानी कि ये ऐसा नहीं कि 2 लोग हैं, एक ही आदमी है, भले ही जॉइंट अकाउंट होल्डर हैं, तो इससे भी आपको ओनरशिप मिल जाती है। ओनरशिप मतलब
मेंबरशिप आपको मिल जाती है। बेनिफिशियल ओनर इन द रिकॉर्ड ऑफ डिपॉजिटरी, एवरी पर्सन होल्डिंग शेयर्स ऑफ अ कंपनी एंड हुज नेम इज एंटर्ड एज बेनिफिशियल ओनर इन द रिकॉर्ड ऑफ डिपॉजिटरी शैल बी डीम्ड टू बी अ मेंबर ऑफ कंसर्न कंपनी। तो हर व्यक्ति जिसके पास शेयर होल्डिंग है, कंपनी का शेयर है, और उसका नाम अगर बेनिफिशियल ओनर के तौर पर जो है रिकॉर्ड ऑफ डिपॉजिटरी में लिखा गया है तो वो व्यक्ति भी कंपनी का मेंबर होता है। तो ये हो गए कुल मिलाकर के कितने तरीके से आप कंपनी के मेंबर बन सकते। तो वेरियस मोड्स क्या हैं। पहला, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जो सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम एसोसिएशन होता है, ये माना जाता है कि वो कंपनी का मेंबर बनना चाहता है। ओके, उसके बाद में उसका नाम मेंबर ऑफ रजिस्टर में इंटर कर दिया जाता है, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में इंटर कर दिया जाता है। अगर आपको शेयर अलॉट कर दिए जाए कंपनी के द्वारा, ठीक है, कंपनी के शेयर आपको अलॉट कर देते हैं कंपनी के द्वारा, तब भी आपको मेंबरशिप मिल जाती है। आप मेंबर हो जाते हैं। अलॉटमेंट किसके द्वारा? जो डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं उनके द्वारा शेयर का अप्रोप्रिएशन कर दिया जाता है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को शेयर दे दिए जाते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर के थ्रू भी आप जो है ओनर बन जाते हैं। अगर आप ओपन मार्केट में, यानी कि जो है मार्केट में गए और आपने जो है शेयर मार्केट में आपने शेयर खरीद लिया किसी कंपनी का शेयर खरीदने के बाद अब आप उस कंपनी में अप्लाई करिए कि मुझे जो है मेंबर के तौर पर रजिस्टर कर लीजिए। अगर आपका नाम रजिस्ट्रेशन कर लिया जाता है आपका नाम, तो आप जो है ओनर बन जाते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, अगर डेथ हो जाती है तो उस केस में 2-3 कंडीशन है। देखिए, पहला, अगर मान लो 2 लोग हैं, जॉइंट सर्वाइवर हैं, तो ए अगर डेथ हो गई तो जो बी है वो मेंबर हो जाता है। अगर मान लो जॉइंट नहीं है, सिर्फ अकेला ही है, अगर मान लो ए का नॉमिनी है बी, अगर बी नॉमिनी है तो बी के पास बी मेंबर हो जाएगा। अगर मान लो बी ने नॉमिनी नहीं रखा है तो उस केस में ए के जो लीगल हेयर होंगे ना, जिसे बोलते हैं लीगल उत्तराधिकारी जो होंगे, उन्हें मेंबर बना दिया जाता है। मेंबरशिप बाई एक्विसेंस, यानी कि आपकी रजामंदी से, आपकी मौन सहमति से आपको मेंबर बना दिया जाता है। एक व्यक्ति जो अपना नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में लिखने की अलाउ कर देता है वो कंपनी का मेंबर हो जाता है। ठीक है, भले ही कोई रिटर्न एग्रीमेंट ना हुआ हो, उसके बावजूद वो व्यक्ति मेंबर कहलाएगा ओरल तरीके से भी, और ऐसे केस में अपनी मेंबरशिप से डिनाई नहीं कर सकता है। ज्वाइंट मेंबरशिप का क्या केस है? अगर मान लीजिए 2 लोग मिल करके, ए प्लस बी दोनों मिल करके शेयर होल्ड करते हैं ज्वाइंट नेम में, तो इसे ज्वाइंट मेंबरशिप कहते हैं। इसमें जो ए होता है, जो जिसका नाम पहले आता है, उसी को मेन मेंबर माना जाता है, उसी को ही नोटिस कंपनी भेजेगी, डिविडेंड वगैरह उसी को पे करती है, सारी कम्युनिकेशन ए के साथ होती है। लेकिन कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सिंगल ही मेंबर होते हैं, इसे 2 आदमी नहीं माना जाता है, एक ही आदमी माना जाता है। उसके बाद में अगर आपके पास शेयर हैं कंपनी के और साथ ही साथ आप कंपनी के बेनिफिशियल ओनर में आपका नाम है, जो कि रिकॉर्ड ऑफ डिपॉजिटरी में वो बेनिफिशियल ओनर का नाम लिखा जाता है, तो उस केस में भी आप जो है कंपनी के मेंबर होते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी शेयर होल्डर हैं और यहाँ पर भी शेयर होल्डर हैं ना, देखिए यहाँ पर है ना शेयर होल्डर, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर। आपने कंपनी का शेयर खरीदा और शेयर खरीदने के बाद में आपने कंपनी में अप्लाई किया है कि मुझे मेंबर बना दीजिए। ओके, तो यहाँ हो सकता है एक ही शेयर अगर आपके पास हो सकता है आपको मेंबर बनाने का मौका मिल जाए, बनने का मौका मिल जाए। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि आपके पास शेयर होने चाहिए, लेकिन आप बेनिफिशियल ओनर होने चाहिए। मेरे ख्याल से कंपनी के केस में कम से कम 25% शेयर जिसके पास होता है उसे बेनिफिशियल ओनर की कैटेगरी में रखा जाता है। तो उतने शेयर होने चाहिए, तब जाके आप मेंबर बनते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा जाता है, हु कैन बिकम अ मेंबर। मेरा सवाल है, क्या कोई पागल व्यक्ति मेंबर बन सकता है ना? इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो इसीलिए पढ़ाया जा रहा है कि कंपनी का मेंबर कौन बन सकता है। तो पहला, एनी पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी जो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सक्षम है वो व्यक्ति मेंबर बन सकता है। सिंपल सी बात है। एवरी पर्सन हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट सुई ज्यूरिस कैन बिकम अ मेंबर ऑफ कंपनी। सुई ज्यूरिस का ही मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो कॉन्ट्रैक्ट कर सके। ये पूछ लेते हैं कई बार, है ना, इस शब्द का क्या मतलब है, लॉ में इस शब्द का क्या मतलब है। सुई ज्यूरिस का मतलब होता है कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो कोई भी व्यक्ति जो कॉन्ट्रैक्ट करने का सक्षम है वो कंपनी का मेंबर बन सकता है। अगर कोई व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है तो वो मेंबर नहीं बन सकता है। जैसे जो माइनर होते हैं, वो मेरे ख्याल से माइनर, आपको पता है ना, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते तो मेंबर नहीं बन सकते। माइनर एंड पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, यानी कि 18 साल से कम का व्यक्ति और जिसका दिमाग डिस्टर्ब हो, उन लोगों के बारे में क्या है, वो मेंबर बन सकते हैं कि नहीं बन सकते। तो अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 माइनर्स एंड पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड्स आर इनकम्पिटेंट एट लॉ टू कॉन्ट्रैक्ट। देखिए ध्यान दीजिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कहता है कि ना तो माइनर और ना ऐसा व्यक्ति जिसका दिमाग डिस्टर्ब हो वो जो है लॉ के हिसाब से कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते तो मेंबर नहीं बन सकते। देखिए यहाँ कहा गया ना कि ऐसा व्यक्ति जो इनकैपेबल है कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए वो मेंबर नहीं बन सकता है। हैंस सच पर्सन कैन नॉट बिकम मेंबर ऑफ अ कंपनी। तो ऐसे व्यक्ति कंपनी के मेंबर नहीं बन सकते हैं।
अब माइनर देयरफॉर कैन नॉट अप्लाई फॉर एंड बी अ मेंबर ऑफ कंपनी, इसलिए माइनर किसी कंपनी के मेंबर बनने के लिए ना तो अप्लाई कर सकता है ना ही मेंबर बन सकता है। तो मैंने आपको बता दिया ना कि ना तो माइनर और ना ही अनसाउंड माइंड व्यक्ति, पागल व्यक्ति कंपनी का मेंबर नहीं हो सकता, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता इसलिए नहीं बन सकता है। लेकिन यहाँ पर भी है, मान लो कुछ बातें होती हैं। इफ़ अ माइनर हैज़ बाय मिस्टेक बीन रिकॉर्डेड एज अ मेंबर ऑफ कंपनी, मान लो गलती से आपने किसी माइनर को कंपनी का मेंबर बना दिया, द कंपनी एंड द माइनर हैव राइट टू रिशिंड द ट्रांजेक्शन एंड रिमूव द नेम फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ मेंबर। तो इस केस में माइनर के पास में भी और कंपनी के पास अधिकार होता है कि वो मना कर दें ऐसी ट्रांजेक्शन को और व्यक्ति का नाम यानी माइनर व्यक्ति का नाम हटा दें रजिस्टर से, किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा। हाउएवर इफ माइनर हैज़ बीन अलॉटेड शेयर्स एंड हिज नेम इज इंटर्ड इनटू द रजिस्टर ऑफ मेंबर, ही इनकर्स नो लाइबिलिटी ड्यूरिंग द माइनॉरिटी। अब मान लो कि माइनर का नाम आपने मेंबर में अलॉट कर दिया और साथ ही साथ उसको शेयर भी दे दिए, उस माइनर व्यक्ति को शेयर अलॉट कर दिए, तो अब वो कंपनी का एक तरीके से हिस्सेदार हो गया, शेयर होल्डर हो गया, मेंबर हो गया, ठीक है। अब आपने उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में भी लिख दिया, यानी वो मेंबर भी बना दिया आपने ज़बरदस्ती, बनना नहीं चाहिए था तो नहीं बन सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो माइनर है वो शेयर का एंजॉय तो करेगा लेकिन अपनी कोई जिम्मेदारी उसके ऊपर नहीं आती है। जब तक वो 18 साल का 18 प्लस नहीं होता, माइनर से मेजर नहीं हो जाता, ही विल हैव नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे पार्टनरशिप एक्ट में पढ़ा होगा, पार्टनर बना लेंगे, बना लीजिए आप, माइनर को आप पार्टनर बना सकते हैं लेकिन उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, किसी तरीके कोई देनदारी नहीं होगी, प्रॉफिट का फ़ायदा तो लेगा लेकिन नुकसान में कहीं कुछ हाथ नहीं लगाएगा। तो फिर वैसे ही जो शेयर अलाट है उसका डिविडेंड तो कोई एंजॉय करेगा लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं होगा। कल को कंपनी दिवालिया हो रही है तो तुम कहो कि इसका जो डेट वगैरह है कंपनी का वो माइनर भरे तो नहीं भरेगा, ये चीज़ हो जाती है। ओके, तो आई बिलीव ये क्लियर हो गया। कंपनी एज ए मेंबर, कंपनी ए है वो कंपनी बी की मेंबर हो सकती है, ठीक है, खुद की मेंबर नहीं हो सकती, तो बड़ी सीधी सी बात है, ठीक है। तो कंपनी ए कंपनी बी की मेंबर हो सकती है, सिंपल से शब्दों में। एज ए कंपनी इज ए लीगल पर्सन, देखिए कंपनी एक लीगल पर्सन होता है और लीगल पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं तो भाई वो मेंबर बन सकते हैं। सो इट कैन बिकम अ मेंबर ऑफ अनदर कंपनी प्रोवाइडेड इट इज सो अथराइज्ड बाय इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। देखो कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये अलाउ करता है कि हाँ आप दूसरी कंपनी के मेंबर बन सकते हो, तो बिल्कुल बन जाइए, कोई रोक टोक नहीं है। तो एक कंपनी दूसरी कंपनी का मेंबर बन सकती है, यस इट इज अलाउ। अ कंपनी कैन नॉट बाई इट्स ओन शेयर, देखो कंपनी खुद के शेयर नहीं खरीद सकती, तो ऐसे में है ना बिकम अ मेंबर ऑफ इट। अगर अपने खुद के शेयर आप नहीं खरीद सकते हैं तो अगर शेयर नहीं आते हैं तो आप मेंबर नहीं होते हैं, तो वैसे ही समझ लीजिए कंपनी खुद की मेंबर नहीं होती है। पार्टनरशिप फर्म के केस में क्या है, क्या पार्टनरशिप फर्म जो है आपका कंपनी के मेंबर बन सकती है। देखिए पार्टनरशिप फर्म एक लीगल पर्सन नहीं होती है, ध्यान दीजिएगा, कंपनी एक लीगल पर्सन होती है, कंपनी के नाम से ट्रांजैक्शन की जा सकती है, ज़मीन लिखवाई जा सकती है, गाड़ी खरीदी जा सकती है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म एक लीगल पर्सन नहीं होती है। पार्टनर लीगल होते हैं, पार्टनरशिप फर्म लीगल नहीं होती है। सो इट कैन नॉट बाई एनी शेयर ऑफ इट्स ओन नेम। अब चूंकि पार्टनरशिप फर्म लीगल पर्सन नहीं है तो अपने नाम से किसी भी कंपनी का शेयर नहीं खरीद सकती। अगर शेयर नहीं खरीद सकती तो भाई सीधी सी बात है मेंबर नहीं बन सकती है। तो पार्टनरशिप फर्म मेंबर नहीं बन सकती है। हाउएवर लेकिन पार्टनर्स ऑफ द फर्म कैन बिकम अ मेंबर, ध्यान दीजिए जो पार्टनर हैं वो मेंबर बन सकते हैं कंपनी के, लेकिन पार्टनरशिप फर्म मेंबर नहीं बन सकती है। आई बिलीव हमने क्लियर कर दिया। रजिस्टर्ड सोसाइटी जो होती हैं, ए रजिस्टर्ड सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 कैन होल्ड शेयर इन अ कंपनी। अगर कोई मतलब जो आपकी रजिस्टर्ड सोसाइटी होती है वो कंपनी में शेयर होल्ड कर सकती है, खरीद सकती है, रख सकती है। अगर खरीद सकती है, रख सकती है तो शेयर आ गया, इसका मतलब आप जो है मेंबर हो गए। ओके, तो रजिस्टर्ड सोसाइटी मेंबर बन सकती है। एनआरआई बन सकते हैं लेकिन उनके लिए कुछ वो गाइडलाइन जो फेमा वगैरह की गाइडलाइन है वो और आरबीआई की परमिशन वगैरह की जरूरत होती है। नॉन रेजिडेंट कैन नॉट बिकम अ मेंबर ऑफ कंपनी विदाउट कंप्लाइंग, यानी बन सकते हैं लेकिन बिना जो है कंप्लाई किए हुए। आपको फेमा एक्ट 1999 को फॉलो करना होगा और साथ ही साथ में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अगर परमिशन वगैरह की ज़रूरत है तो वो ले लीजिए। तो जो एनआरआई होते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियन होते हैं, वो मेंबर्स बन सकते हैं पार्टनरशिप कंपनी के। फिसिटियस पर्सन, काल्पनिक व्यक्ति मेंबर नहीं बन सकता है। कंपनीज एक्ट प्रोवाइड दैट एनी पर्सन हु मेक्स इन अ फिसिटियस नेम एन एप्लीकेशन टू कंपनी फॉर एक्वायरिंग एंड सब्सक्राइबिंग शेयर, कोई व्यक्ति जो काल्पनिक नाम से कंपनी में अप्लाई करता है शेयर को जो है एक्वायर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए वो, या अदरवाइज इंड्यूस अ कंपनी टू अलॉट और रजिस्टर एनी ट्रांसफर ऑफ शेयर टू हिम और एनी अदर पर्सन इन अ फिसिटियस नेम, या कंपनी से कहता है कि मुझे अलॉट कर दो, मेरे नाम पर शेयर ट्रांसफ़र कर दो
मेरे नाम मतलब फिसिटियस यानी काल्पनिक व्यक्ति के नाम पर अगर कोई व्यक्ति ट्रांसफ़र करवाता है तो उसको जेल हो सकती है 5 साल तक की, उसको ये पनिशबल है जेल, है ना। मतलब क्या निकला कि फिसिटियस पर्सन अगर कोई व्यक्ति बेनामी बिना नाम वाली मतलब अब काल्पनिक नाम पर, है ना, जैसे किसी भी काल्पनिक नाम ले लीजिए, माइकल शूमाकर के नाम पे मैं चाहता हूँ, है ना, ऐसा कोई व्यक्ति है नहीं इंडिया में, माइकल शूमाकर के नाम पे मैं चाहता हूँ कि आप मुझे शेयर अलॉट कर दें, तो भाई काल्पनिक नाम है, अलॉटमेंट नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा करने की जो कोशिश करेगा उसको 5 साल की जेल हो जाएगी। तो जब जेल हो जा रही है तो इसका मतलब हुआ कि फिसिटियस पर्सन कंपनी के मेंबर नहीं बन सकते हैं। LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बन सकती है। LLP बीइंग एन इनकॉर्पोरेटेड बाय अंडर स्टैच्यू, मतलब कहने का संसदीय प्रक्रिया के तहत ये जो है इनकॉर्पोरेटेड बॉडी होती है, इसलिए कंपनी का मेंबर बन सकती है। इंसॉल्वेंट पर्सन, दिवालिया व्यक्ति, एन इंसॉल्वेंट पर्सन में रिमेन अ मेंबर ऑफ कंपनी एज लॉन्ग एज ही इज ऑन द रजिस्टर ऑफ मेंबर। तो इंसॉल्वेंट व्यक्ति, देखिए इंसॉल्वेंट व्यक्ति कंपनी के मेंबर के तौर पर तब तक रहता है जब तक उसका नाम मेंबर ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में बना रहता है। ही इज एंटाइटल टू वोट, वो वोट दे सकता है, बट ही लॉजेज ऑल बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन द शेयर एंड कंपनी विल पे डिविडेंड ऑन हिज शेयर टू ऑफिशियल असाइनी और रिसीवर। तो जो व्यक्ति दिवालिया होता है वो कंपनी का मेंबर तब तक रह सकता है जब तक उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में मेंटेन किया गया है। अगर कंपनी हटा देगी तो उसका काम खत्म हो जाएगा। वोट देने का अधिकार होता है, इंसॉल्वेंट व्यक्ति को वोट देने का अधिकार होता है, लेकिन उसको सारे बेनिफिशियल जो बेनिफिट मिलने वाले हैं शेयर की वजह से वो मिलने बंद हो जाते हैं। और कंपनी जो डिविडेंड वगैरह जो देती है वो किसको देगी? ऑफिशियल असाइनी या रिसीवर को देगी, क्योंकि ये व्यक्ति दिवालिया हो गया है तो उसकी जगह पर कोर्ट वगैरह द्वारा कोई न कोई व्यक्ति असाइन कर दिया जाता है, कोई रिसीवर बना दिया जाता है कि इनकी जगह पर ये पैसे लेंगे रिसीवर के तौर पर। ऐसा मॉर्गन एंड वर्सेस ग्रे वाले केस में ऐसा निर्णय आया हुआ है कि व्यक्ति जो इंसॉल्वेंट व्यक्ति है उसको डिविडेंड वगैरह ना दे करके जो व्यक्ति ऑफिशियल रिसीवर बनता है उसको ये पैसे दिए जाते हैं। ट्रेड यूनियन एज मेंबर, तो क्या ट्रेड यूनियन जो है मेंबर बन सकती हैं? तो यस, बन सकती हैं। इन द केस ऑफ ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन वर्सेस धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड, इट वाज हेल्ड दैट अ ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड अंडर ट्रेड यूनियन एक्ट, देखिए ट्रेड यूनियन होनी चाहिए लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन ट्रेड यूनियन एक्ट के तहत होना चाहिए। कैन बी रजिस्टर्ड एज ए मेंबर, इसे मेंबर के तौर पर रजिस्टर किया सकता है। कैन होल्ड शेयर्स इन अ कंपनी इन इट्स ओन कारपोरेट, और ये कंपनी के शेयर को अपने खुद के नाम पर होल्ड कर सकते हैं। अगर शेयर होल्ड कर सकते हैं तो मेंबर भी बन सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई बातें कि कौन कौन जो है कंपनी का मेंबर बन सकता है। ये आपसे पूछा जा सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बिकम अ मेंबर ऑफ कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, माइनर, ऐसे करके आपको 4-5 ऑप्शन देंगे। तो हमने बात की कि मेंबर कौन कौन कंपनी का मेंबर बन सकता है। तो कोई भी व्यक्ति जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सक्षम हो वो मेंबर बन सकता है, और जो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, इनकैपेबल है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, वो मेंबर नहीं बन सकता है। जो माइनर होते हैं और जिनका दिमाग डिस्टर्ब होता है, अनसाउंड माइंड, पागल लोग होते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत ना तो माइनर और ना ही जिसका दिमाग डिस्टर्ब हो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते तो ऐसे में कंपनी के मेंबर नहीं बन सकते हैं। लेकिन मान लो अगर जो माइनर होता है उसको गलती से अगर आपने कंपनी में मेंबर के तौर पर रजिस्टर कर लिया है तो आप इस ट्रांजेक्शन को कैंसिल कर दीजिए, उसका नाम काट के हटा दीजिए। अगर मान लो आपने गलती से माइनर को जो है नाम मेंबर भी बना दिया और उसको शेयर भी अलॉट कर दिए तो उस केस में उस शेयर का फ़ायदा तो लेगा लेकिन किसी तरीके की लाइबिलिटी कंपनी में उसकी जिम्मेदारी माइनॉरिटी तक नहीं रहेगी। जब तक वो माइनर 18 साल से कम का है तब तक उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती है। एक कंपनी दूसरी कंपनी का मेंबर बन सकती है। ए कंपनी लीगल पर्सन है इसलिए बी कंपनी के मेंबर बन सकती है, उसका शेयर अपने पास होल्ड कर सकती है। कंपनी खुद का शेयर नहीं खरीद सकती, ऐसे में खुद की मेंबर नहीं बन सकती है। पार्टनरशिप फर्म लीगल पर्सन नहीं होती है, अगर लीगल पर्सन नहीं है तो ऐसे में वो जो है अपने खुद के नाम पर कंपनी का शेयर नहीं खरीद सकती। अगर शेयर नहीं खरीद सकती इसका मतलब वो कंपनी का मेंबर नहीं बन सकती है। जो पार्टनर होते हैं वो जो है मेंबर बन सकते हैं कंपनी के, लेकिन पार्टनरशिप फर्म लीगल पर्सन ना होने की वजह से वो कंपनी का मेंबर नहीं होती है। रजिस्टर्ड सोसाइटी, चूँकि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत ये रजिस्टर्ड होती हैं और कंपनी का शेयर अपने पास होल्ड कर सकती हैं, तो ऐसे में ये मेंबर बन सकती हैं, कोई रोक टोक नहीं है। एनआरआई भी मेंबर बन सकते हैं बशर्ते कि वो जो है फेमा एक्ट को और आरबीआई की परमिशन वगैरह को पालन करें, उसको फॉलो करें। काल्पनिक व्यक्ति फिसिटियस पर्सन अपने नाम पर ना तो शेयर खरीद सकता है ना रख सकता है, और अगर ऐसा करने की कोशिश की जाती है यानी कि काल्पनिक नाम में यदि आप जो है
शेयर खरीदने और होल्ड करने की कोशिश करेंगे तो आपको 5 साल तक की जेल हो सकती है। ऐसे में फिसिटियस पर्सन मेंबर नहीं हो सकता, क्योंकि वो शेयर ही नहीं खरीद सकता, तो ऐसे में मेंबर होने का मतलब ही नहीं है। एलएलपी जो होती है ये आपकी मेंबर हो सकती है, क्योंकि ये इनकॉर्पोरेटेड बॉडी होती है, यानी इसका बाकायदा रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है। तो ऐसे में जो है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो है आपकी मेंबर बन सकती है। इंसॉल्वेंट पर्सन मेंबर तब तक रह सकता है जब तक कि उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिखा हुआ है, तब तक वो मेंबर रह सकता है। इसे वोट देने का अधिकार होता है, लेकिन सारे बेनिफिशियल इंटरेस्ट इसके खत्म कर दिए जाते हैं, और कंपनी जो डिविडेंड पे करेगी वो इसके ऑफिशियल असाइनी या रिसीवर को करेगी, इस व्यक्ति को नहीं करती है। ऐसा मॉर्गन वर्सेस ग्रे केस में कहा गया। जो ट्रेड यूनियन होती है ये कंपनी की मेंबर बन सकती है, यस इट इज अलाउड। और ऐसा जो है ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर कंफेडरेशन वर्सेस धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड के केस में हुआ था कि ट्रेड यूनियन जो रजिस्टर्ड हो ट्रेड यूनियन एक्ट के तहत वो जो है कंपनी का मेंबर बन सकती हैं, और जो है कंपनी का जो शेयर है अपने नाम पर होल्ड कर सकती है, अपने खुद के नाम पर होल्ड कर सकती। ओके, तो ये जो यूनियन के मेंबर होते हैं वो भी आपके मेंबर, मतलब ट्रेड यूनियन भी कंपनी के मेंबर हो सकते हैं। मेंबरशिप कब ख़त्म हो जाती है? सेसेशन ऑफ द मेंबरशिप कब खत्म होती है? मेंबरशिप कंपनी की सीज टू एग्जिट, मतलब खत्म हो जाती है किसमें? इफ़ मेंबर ट्रांसफर ही शेयर टू अनदर पर्सन। मेरे पास में एक कंपनी के 100 शेयर थे, मैंने ये उठा करके दूसरे व्यक्ति को दे दिए, बी व्यक्ति को दे दिए, है ना। मेरे पास में 100 शेयर थे, मैंने उठा करके दूसरे को दे दिए। अब मेरे पास शेयर ही नहीं है, तो जब शेयर है नहीं रहेगा तो मैं कंपनी का मेंबर कहाँ से रहेगा? ओके, तो अगर एक मेंबर शेयर ट्रांसफ़र करता है दूसरे व्यक्ति को तो आपकी मेंबरशिप खत्म हो जाती है। अगर मेंबर्स के शेयर को फॉरफिट जब्त कर लिया जाता है, किसी वजह से आपके शेयर को जब्त कर लिया जाता है कंपनी द्वारा, तो उस केस में भी मेंबरशिप चली जाएगी। इफ़ शेयर्स आर सोल्ड, अगर आपको शेयर बेचना पड़ गया, किसी कोर्ट का कोई फैसला वगैरह है जिसकी वजह से आपको अगर अपने शेयर बेचने पड़ गए, शेयर बेच दिए, शेयर रह नहीं गए, तो कंपनी की मेंबरशिप भी उसी के साथ चली जाती है। इफ़ मेंबर सरेंडर हिज शेयर टू कंपनी वेयर सच सरेंडर इज परमिटेड, अगर कंपनी जो मेंबर है उसने अपने शेयर कंपनी को सरेंडर कर दिया, ले जा करके दे दिए कि रखो भैया हमको ज़रूरत नहीं है, तो उस केस में भी अगर आपका शेयर नहीं है तो आप कंपनी के ओनर नहीं रह जाते हैं। इफ़ ही रिसेंट द कॉन्ट्रैक्ट टू टेक द शेयर, एग्जाम्पल ऑन द ग्राउंड ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉस्पेक्टस, अगर कोई व्यक्ति है वो क्या करता है कि शेयर लेने की उसने बात की थी, लेकिन वो उसको मना कर देता है कि मुझे शेयर लेना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो प्रॉस्पेक्टस क्या होता है, अगला चैप्टर ही इसी पर आधारित है। प्रॉस्पेक्टस होता है कंपनी जब भी अपना जो है आईपीओ वगैरह लेकर आती है तो उसके लिए सेबी के पास में एक जो है बहुत 50-60 पेज का 100 पेज का एक जो है डॉक्यूमेंट भेजा जाता है, जिसमें शेयर के बारे में पूरी डिटेल, कंपनी और शेयर सारी डिटेल्स लिखी होती हैं, उसे प्रॉस्पेक्टस कहते हैं। अब उस प्रॉस्पेक्टस में मिस रिप्रेजेंटेशन, गलत जानकारी दी गई है, और उस गलत जानकारी की वजह से जो पर्सन है उसने कहा कि हम शेयर खरीदेंगे ही नहीं, तुम्हारा मना कर दिया, तो उस केस में भी आप जो है कंपनी के मेंबर नहीं रह जाते हैं। इफ़ अ मेंबर इज एडजुकेटेड इंसॉल्वेंट, जो मेंबर है उसको इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया जाता है, तो उस केस में आपकी मेंबरशिप चली जाती है। और शेयर और अदर प्रॉपर्टी जो इंसॉल्वेंट की होती है वो जो है ऑफिशियल रिसीवर या असाइनी को मिल जाती है। ओके, इफ़ अ मेंबर इज एडजुकेटेड इंसॉल्वेंट, यानी कि अगर एक व्यक्ति को इंसॉल्वेंट जो है डिक्लेयर कर दिया गया है तो उसकी मेंबरशिप चली जाती है। ध्यान रखिएगा, जैसे ऊपर यहाँ बात हुई थी कि जब तक उसका नाम मेंबर ऑफ रजिस्टर में रहेगा तब तक तो वो जो है व्यक्ति रहता है, तो अगर इंसॉल्वेंट होता है तो जनरल केस में कंपनियाँ उस व्यक्ति को उसका मेंबर ऑफ रजिस्टर से नाम हटा देती है और उसकी जो है मेंबरशिप चली जाती है। ऑन डेथ ऑफ ए मेंबर, अगर किसी मेंबर की डेथ हो जाती है तो क्या होगा? हाउएवर द स्टेट ऑफ द डिसीज्ड मेंबर रिमेन लाइबल अंटिल द शेयर्स आर रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, तो अगर किसी मेंबर की डेथ हो जाती है तो उस केस में भी उसकी मेंबरशिप चली जाती है, लेकिन जो डिसीज्ड मेंबर है उसका जो साम्राज्य है, स्टेट है, वो तब तक लाइबल रहता है जब तक कि जो है उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव के नाम पर उसका शेयर रजिस्टर्ड हो जाता है। जैसे कहने का मतलब ये हुआ, मान लो ए की डेथ हुई, ए ने बी को नॉमिनी बना रखा है, ए की तो डेथ हो गई लेकिन बी नॉमिनी था, अब उसे मेंबर बना दिया गया है, तो अब बी की जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई, अभी जितनी जिम्मेदारी ए की थी उतनी ही लाइबिलिटी की बी की बन जाती, ये कहा जा रहा है यहाँ पर। ओके, इफ़ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर आर रिडीम, अगर आपका शेयर थे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर थे, उनको रिडीम कर लिया गया है तो आपका शेयर बचे नहीं, तो आप कंपनी से मेंबर नहीं रहे। इफ़ कंपनी इज बीइंग उंड अप, अगर कंपनी जो है ख़त्म ही हो रही है, कंपनी को ख़त्म किया जा रहा है, तो उस केस में भी आपके मालिकाना हक हट जाता है। इन सच अ केस अ मेंबर रिमेन लायबल एज कंट्रीब्यूटर आर इट इज आल्सो इंटाइटल्ड टू शेयर इट्स सरप्लस एसेट, तो मतलब बोल रहे हैं कि इस केस में क्या होगा, जो मेंबर हैं, अगर आप मेंबर हैं तो आपकी जिम्मेदारी होगी जो भी कर्जा वगैरह है वो चुकाइए, और अगर सरप्लस एसेट वगैरह है तो उससे आपको पैसे एक्स्ट्रा अगर बचते हैं तो वो आपको पैसे भी चुकाए जाएंगे, ये होता है इसमें। तो मेंबरशिप कंपनी की कब जाती है? अगर आपने अपना शेयर ट्रांसफ़र कर दिया दूसरे व्यक्ति को, अगर आपके शेयर जब्त कर लिए गए,
कोर्ट का ऑर्डर आया जिसकी वजह से आपको शेयर बेचने पड़ गए, किसी वजह से आपने जो है सरेंडर कर दिया, अपना शेयर कंपनी को दे दिया, या शेयर खरीदने की आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था लेकिन बाद में आपने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि जो प्रॉस्पेक्टस था कंपनी को उसमें गलत इन्फॉर्मेशन दे रखी थी, जो मेंबर है वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो उस केस में भी आपकी मेंबरशिप चली जाती है। डेथ होने पर मेंबर की डेथ होने पर भी मेंबरशिप चली जाती है, लेकिन जो लाइबिलिटी है वो बनी रहती है अगर व्यक्ति जो है उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो अगर मेंबर बन जाता है। तो अगर आपके पास रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर थे और उसको आपने रिडीम कर लिया, पैसे ले लिए, तो आपका शेयर नहीं रहे, कंपनी अगर ख़त्म हो रही, वाइंड अप हो रही है, तो उस केस में भी आपकी मेंबरशिप चली जाती है। आपकी लाइबिलिटी रहती है मेंबर के तौर पर, और अगर एक्स्ट्रा एसेट्स हैं तो उसको बेच करके आपके पैसे भी लौटाए जाते हैं। दोनों चीज़ें यहाँ पर बनी रहती हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट पढ़ेंगे, ड्यूटीज़, लाइबिलिटीज़ ऑफ द मेंबर्स, यानी कि जो अगर कोई मेंबर है तो उसकी ड्यूटीज़ क्या हैं और उसके बेनिफिट्स क्या हैं, दोनों की बात हम करेंगे। ओके, तो यहाँ लाइबिलिटीज़ क्या है? लाइबिलिटीज़ ऑफ मेंबर ऑफ कंपनी डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ कंपनी, किस तरीके की कंपनी उसके आधार पर ही उसकी ड्यूटीज़ होती हैं। अगर अनलिमिटेड लाइबिलिटी की कंपनी है, मेंबर इज लाइबल इन फुल फॉर ऑल डेट ऑफ द कंपनी कॉन्ट्रैक्टेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हिज मेंबरशिप। जब जिस दौरान आप मेंबर थे, अगर आप मान लीजिए 3 साल से मेंबर हैं, तो 3 साल के अंदर जितने भी कर्जे कंपनी ने लिए हैं उनकी फुल जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है, क्योंकि ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी है। कैसी कंपनी है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी, यानी कि सारा कर्जा आप मेंबर्स जो होंगे उनको चुकाना पड़ेगा। अगर कोई कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी है तो उस केस में आपकी लाइबिलिटी तो होगी, लेकिन जितने की गारंटी आपने दे रखी उतने की होती, बस इतना ही होता है। मेंबर इज लाइबल टू कंट्रीब्यूट अ सम ऑफ मनी एग्रीड एंड स्पेसिफाइड इन लाइबिलिटी क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इन द इवेंट ऑफ ओन्ड अप। अगर कंपनी ओन्ड अप होती है, खत्म होती है, वाइंड अप की जाती है, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आपने जितना बताया होगा कि हम, जैसे आपने गारंटी दी थी 1 लाख रुपए की, तो अब आपकी जिम्मेदारी सिर्फ 1 लाख रुपए पे करने की रहती है। ये होता है लिमिटेड कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी में। कंपनी लिमिटेड बाई शेयर में क्या होता है? द मेंबर इज लाइबल टू पे द फुल नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स एंड लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर इन शेयर। जो भी शेयर की नॉमिनल वैल्यू है उस पूरा का पूरा पेमेंट उसको आपको करना पड़ेगा, बस इतनी ही आपकी लाइबिलिटी रहती है। फुल नॉमिनल वैल्यू, जितने शेयर आपके पास हैं, सोचो आपका 1000 शेयर हैं, तो 1000 शेयर की जो नॉमिनल वैल्यू है उसका फुल पेमेंट आपकी जिम्मेदारी होती है अगर कंपनी वाइंड अप होती है, और यहीं पर ही आपकी लाइबिलिटी खत्म हो जाती है। हाउएवर इफ मेंबर हैज़ पेड ओनली पार्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ द शेयर देन हिज लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू द अनपेड अमाउंट ऑफ द शेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज मेंबर। देखिए, अगर मान लो कोई शेयर खरीदने में आपको 1 लाख रुपए देने थे, आपने 70,000 रुपये पे किए हुए हैं, अभी 30,000 रुपये बाकी हैं, तो उस केस में आपकी जिम्मेदारी सिर्फ 30,000 रुपये की रह जाती है। यही बताया जा रहा है कि अगर मान लो केवल पार्ट पेमेंट करी हुई है तो उसकी लाइबिलिटी केवल अनपेड अमाउंट तक ही रहती है, जो 30,000 आपने नहीं पे किया उसी तक ही रहती है। अधिकार की बात करेंगे, मेंबर्स के अधिकार क्या होते हैं। यहाँ हमने बात की मेंबर्स की जिम्मेदारी क्या होती है, लाइबिलिटीज, ड्यूटी क्या होती हैं, उसी तरीके से अधिकार भी होते हैं ना। जैसे हमारे ह्यूमन राइट्स होते हैं, मानव के अधिकार होते हैं, मानव की जिम्मेदारियाँ भी होती हैं। तो स्टैट्यूटरी राइट्स होते हैं, यानी संवैधानिक अधिकार। ये राइट्स जो है कंपनीज एक्ट द्वारा दिए जाते हैं, और चूंकि कंपनीज एक्ट ने दिया है तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन द्वारा इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता है। कंपनीज एक्ट से अधिकार मिले हैं तो सब पर लागू होंगे। तुम चाहे जैसा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाओ, उससे तुम इन अधिकारों को छीन नहीं सकते हो। सम ऑफ द स्टैट्यूटरी राइट्स अवेलेबल टू मेंबर अंडर कंपनीज एक्ट आर एज अंडर। कुछ स्टैट्यूटरी राइट की इन्होंने बात की है कि कौन कौन सा अवेलेबल होता है, जैसे प्रायोरिटी टू हैव न्यू शेयर ऑफर्ड इन केस कंपनी प्रपोज टू इंक्रीज कैपिटल। अगर कंपनी अपना कैपिटल बढ़ाना चाहती है, नए शेयर इशू करना चाहती है, तो आपको पहले शेयर ऑफर किए जाएंगे। ये आपका अधिकार होता है, मेंबर को अधिकार होगा कि उसको पहले ऑफर किए जाएंगे ना, प्रेफरेंस शेयर का जो कॉन्सेप्ट होता है। टू रिसीव नोटिस ऑफ द मीटिंग अटेंड एंड वोट एट द मीटिंग। आपको मीटिंग का नोटिफिकेशन रिसीव करने का अधिकार होगा, आपको मीटिंग अटेंड करने का, वोट करने का अधिकार होगा मेंबर्स को। ये अधिकार छीने नहीं जा सकते। ट्रांसफ़र शेयर्स, आप अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकेंगे। रिसीव कॉपी ऑफ एनुअल अकाउंट्स ऑफ द कंपनी, कंपनी का सालाना जो बैलेंस शीट बनती है उसकी कॉपी रिसीव करने का अधिकार होगा। टू इंस्पेक्ट द रजिस्टर ऑफ मेंबर, आप मेंबर्स के रजिस्टर को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। जो मेंबर होता है वो रजिस्टर ऑफ मेंबर को इंस्पेक्ट भी कर सकता है, आपको अधिकार होगा। सूची कितना बड़ा अधिकार है। रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स एंड कॉपीज ऑफ एनुअल रिटर्न, तो आप एनुअल रिटर्न की कॉपी को इंस्पेक्शन कर सकते हैं, मेंबर्स के रजिस्टर को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, और डिबेंचर होल्डर्स के रजिस्टर को भी इंस्पेक्ट करने का आपको अधिकार हो सकता है, हो सकता है नहीं, होता है। टू अप्लाई एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के पास में आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर कॉलिंग एजीएम। हर कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग होती है, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है ऐसी मीटिंग नहीं बुलाते हैं तो आप एनसीएलटी में जाके जो है उंगली कराइए कि सर जो है ये मीटिंग नहीं करवा रहे हैं, आप हमें अधिकार दीजिए इसको करवाने का, तो ये हो सकता है। ओके, तो ये हो गए कुछ अधिकार जो
एक दो और हैं बट ठीक है, इतने से काम अपना हो जाएगा। फिर आता है डॉक्यूमेंट्री राइट्स। दीज राइट्स आर कन्फर्ड अपॉन द मेंबर्स बाय द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी। तो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के द्वारा आपको कुछ डॉक्यूमेंट्री राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। प्रोप्राइटरी राइट्स आपको मिलते हैं टू बी रजिस्टर्ड एज मेंबर इन कंपनीज रजिस्टर ऑफ अ मेंबर सब्जेक्ट टू वैलिड मेंबरशिप ऑब्टेन्ड बाय ट्रांसफर और अलॉटमेंट। मतलब प्रोप्राइटरी राइट्स में क्या आता है कि आपको कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में एज ए मेंबर रजिस्टर किए जाने का अधिकार होता है, बशर्ते कि आपके पास वैलिड मेंबरशिप होनी चाहिए। सबका नाम नहीं, एरू गैरू का नाम नहीं डाल दिया जाएगा। अगर आपके पास में मेंबरशिप है वैलिड, चाहे शेयर ट्रांसफ़र की वजह से चाहे शेयर अलॉटमेंट की वजह से, तो आपका नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में एंट्री की जाएगी। नो पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ कंपनीज डेट। कंपनी के जो कर्जे होते हैं उसमें आपकी कोई पर्सनल लाइबिलिटी नहीं होती है। टू रिसीव डिविडेंड, आपको डिविडेंड मिलेगा, है ना, आपको डिविडेंड मिलने का अधिकार, रिसीव करने का अधिकार होता है। इफ़ डिक्लेयर्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड अप्रूव्ड बाय मेंबर एट एजीएम। मतलब डिविडेंड इशू होने से पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा उसे इशू किया, मतलब डिक्लेयर किया जाता है कि हम डिविडेंड देने वाले हैं, और एनुअल जनरल मीटिंग जो होती है उसमें मेंबर्स के द्वारा अप्रूवल दिया जाता है। टू पार्टिसिपेट इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स इन केस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। तो अगर कंपनी लिक्विडेट होती है, कंपनी का दिवालिया हो जाता है, कंपनी को बेचा जा रहा है, उंडअप किया जा रहा है, तो उस केस में जो उसका एसेट डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें आप पार्टिसिपेट करने का भी अधिकार रखते हैं। तो ये काफ़ी सारे अधिकार हैं, काफ़ी सारी जिम्मेदारियां हैं जो मेंबर्स के पास होती हैं। तो मेंबर्स के बारे में हमने बहुत सारी बातें कर, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ड्यूटीज़ क्या होती है मेंबर्स की, यानी लाइबिलिटी क्या होती है। तो डिपेंड अपान की कंपनी किस तरीके की है। अगर अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है तो जितना भी कर्जा है कंपनी का पूरा चुकाने की जिम्मेदारी सभी मेंबर्स के ऊपर होती है। अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो हर एक मेंबर ने जितने रुपए की गारंटी दे रखी है एज पर गारंटी क्लॉज या फिर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो भी गारंटी आपने दे रखी है, मान लीजिए आपने 1 लाख के लिए गारंटी दे रखी है तो 1 लाख की जिम्मेदारी आपकी होती है। अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है तो उस केस में जितने शेयर आपके पास हैं उनकी जो नॉमिनल वैल्यू होती है वही आपकी लाइबिलिटी होती है, उसके अलावा नहीं होती है। अगर मान लो आपने शेयर की पूरी पेमेंट नहीं करी हुई, सिर्फ पार्ट पेमेंट करी हुई, तो जितना पार्ट बचा हुआ है अनपेड जो अमाउंट है वही आपकी जिम्मेदारी होती है। अधिकारों की बात करें तो मेंबर्स को जो है स्टैच्यूटरी राइट्स होते हैं, ये कंपनीज एक्ट द्वारा दिए जाते हैं। इनको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन द्वारा मॉडिफाई या टेकन अवे यानी कि ख़त्म नहीं किया जा सकता है। कुछ स्टैच्यूटरी राइट के एग्जाम्पल नीचे दिए गए हैं, जैसे जब भी कंपनी अपना कैपिटल यानी पूंजी इंक्रीज करने के लिए नए शेयर लेकर आएगी तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपको देगी, क्योंकि आप कंपनी के मेंबर हैं। आपको मीटिंग के बारे में जानकारी, मीटिंग को अटेंड करने का अधिकार, वोट देने का अधिकार होगा, अपने शेयर को ट्रांसफ़र करने का अधिकार होगा, कंपनी का जो एनुअल अकाउंट है उसकी कॉपी रिसीव करने का अधिकार होगा। आपको रजिस्टर ऑफ मेंबर्स को, रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर्स को और एनुअल रिटर्न की कॉपी को इंस्पेक्ट करने का अधिकार होगा। अगर एनसीएलटी में आप चाहें, कंपनी द्वारा एजीएम बुलाया जाना चाहिए, एनुअल जनरल मीटिंग बुलाना चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा। अगर मान लो ऐसी मीटिंग नहीं करते हैं तो उस केस में एनसीएलटी द्वारा जो है के पास आप जा करके अप्लाई कर दीजिए कि एजीएम यानी एनुअल जनरल मीटिंग करवाइए। ये सब आपके अधिकार होते हैं। डॉक्यूमेंट्री राइट्स आपको कंपनी के एमओए और एओए द्वारा दिए जाते हैं। प्रोप्राइटरी राइट्स में क्या क्या आता है, कंपनी के जो मेंबर्स रजिस्टर ऑफ मेंबर्स है उसमें आप अपना नाम एज ए मेंबर रजिस्टर करवाने का अधिकार रखते हैं, बशर्ते कि आपके पास वैलिड मेंबरशिप होनी चाहिए। कंपनी के किसी भी कर्जे की अदायगी की आपकी पर्सनल लाइबिलिटी नहीं होती है। अगर आपको जो है डिविडेंड मिलेगा कंपनी द्वारा, डिविडेंड बटेगा तो आपको मिलने का अधिकार होता है। अगर कंपनी लिक्विडेट हो रही है, किसी वजह से बेची जा रही है, तो उसमें जो एसेट वगैरह डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट करने का भी हक आपको मिलता है। ठीक है फ्रेंड, तो बस इसी के साथ ये लेक्चर खत्म होता है। आई होप आपको ये पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक वगैरह कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।